नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कंप्यूटर नॉलेज पर आधारित वीडियो लेसन्स के सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी डिवाइसेस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसको जरूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले। इस वीडियो में हम मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पिछले लेसन में पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट काम है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को कैसे मैनेज करता है, या मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कितना महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट का जो पहला वर्ड है वो मेमोरी है, और हमें मेमोरी को समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मेमोरी की बातें मैंने अपने पुराने वीडियो में बहुत अच्छे से की है, बट यहाँ पर हम शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि हमें दूसरे चीज़ों को डिटेल में देखना है। मेमोरी क्या होता है? हमारे नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में भी जब हम किसी चीज़ को याद रखते हैं उसी को मेमोरी कहते हैं। ज़्यादातर याददाश्त को मेमोरी कहा जाता है। तो हमारे जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन को याद रखने की ज़रूरत पड़ती है, या कहें डिवाइसेस के टर्म में हम उसको कहते हैं स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टोर करना या याद करना, इसके लिए हमें किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ हम डाटा को या जहाँ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाएँ, जिसे हमारा डिवाइस बाद में फिर से यूज़ कर पाए। तो ऐसे डिवाइसेस को हम कहते हैं मेमोरी डिवाइसेस, और जिस जगह पे उसको वो स्टोर करता है उसे हम कहते हैं मेमोरी। यानी कि जगह का मतलब यहाँ पे कोई ऐसे जमीन तरीके का या कोई घर टाइप का चीज नहीं देखने को आपको मिलेगा, बट ये कहीं ना कहीं कोई फिजिकल प्लेस जरूर होता है मेमोरी डिवाइसेस में, इसलिए हम इसको जगह कह सकते हैं क्योंकि एक फिजिकल एंटिटी है। तो उस फिजिकल एंटिटी को हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और जिस डिवाइस के थ्रू ये हमें मिलता है उसे मेमोरी डिवाइसेस कहते हैं, ठीक। अब ये जो मेमोरी है एक्चुअली में ये कैसे होता है, थोड़ा सा हम इसकी बेसिक देखते हैं। कंप्यूटर हमें पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। क्योंकि हम मेमोरी डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो पहले हम ये जान लें कि एक्चुअली में हम इसमें स्टोर क्या करने वाले हैं। क्योंकि सारे कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, इस पर हम बाइनरी नंबर सिस्टम पर और लॉजिक गेट्स पर फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पर होगा, बट पुराने वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की है और कंप्यूटर से जुड़े लोग इसके बारे में जानते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि दो ही चीजें या दो ही सिंबल्स यूज होते हैं, या तो 0 या तो 1, और इसी से सारे इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस किया जाता है, या इसी के थ्रू सारे इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। चाहे वो इमेज हो, वीडियो हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई नंबर हो, कोई सॉन्ग हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, वो 0 या 1 से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अभी हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट आप इतना समझो कि मान लो आपको इस बाइनरी नंबर सिस्टम को स्टोर करना है, तो जाहिर सी बात है एक बार में या तो 0 ही आपको चाहिए या तो 1 चाहिए। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, या तो 0 होगा या तो 1। तो या तो 0 या 1 को स्टोर करने के लिए आपको कितना जगह चाहिए? एक जगह चाहिए। ऐसा एक रूम चाहिए, एक स्पेस चाहिए, जहां पर या तो आप 0 स्टोर कर पाएं, या फिर 0 अगर नहीं है तो 1 स्टोर कर पाए। या तो 0 या तो 1, दोनों में से एक ही चीज पॉसिबल है। तो ये जो एक छोटा सा आपको एक स्पेस मिलता है, फिजिकल स्पेस कह सकते हैं इसको आप, जहां पे या तो आप 0 स्टोर कर रहे हैं या तो 1 स्टोर कर रहे हैं। और ये 0 1 कैसे स्टोर किया जाता है? वोल्टेज के फॉर्म में। ज्यादातर किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? वोल्टेज के फॉर्म में। 0 वोल्ट अगर हो तो इसका मतलब होता है 0। अगर 5 वोल्ट या प्लस 5 वोल्ट, कहीं कहीं प्लस 3.7 वोल्ट भी होता है, 2.5 वोल्ट भी होता है, अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग लेवल होते हैं, बट एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ, प्लस 5 वोल्ट ये 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में 0 स्टोर्ड है या 0 है अभी उसकी वोल्टेज, तो हम उसे कहेंगे कि ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5 वोल्ट पे है तो हम उसे कहेंगे 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वोल्टेज ही एक जरिया नहीं है बाइनरी नंबर सिस्टम को स्टोर करने का। इसके अलावा मैग्नेटिक फॉर्म में भी स्टोर होता है, ऑप्टिकल फॉर्म में भी स्टोर होता है। उन सब चीज़ों के बारे में, जैसे ऑप्टिकल फॉर्म में कहाँ स्टोर होता है? डिस्क में, है ना। और जो हमारा हार्ड डिस्क होता था, जो कैसेट्स होते थे, वीसीआर के कैसेट्स होते थे, उन सब में मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। आज भी हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो मैं वोल्टेज की जनरली आपको बात समझाया, 0 और 5 वोल्ट। अब ये जो एक स्पेस जो आपको मिला इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से, जहां पर आप 5 वोल्ट या 0 वोल्ट की मदद से 0 या 1 को स्टोर कर रहे हैं, इसे हम मेमोरी की टर्म में या मेमोरी की लैंग्वेज में कहते हैं बिट। एक बिट डेटा है ये,
1 बिट इंफॉर्मेशन है ये, या हम कहें कि 1 बिट मेमोरी है ये, ठीक है। अब कंप्यूटर डिवाइसेस में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में 1 बिट का कोई मतलब नहीं होता। आप, या मतलब हो भी तो आप यूं कहें कि 1 बिट को जनरली यूज नहीं किया जाता। हम 1 बिट इंडिविजुअल का कोई मतलब नहीं होता कंप्यूटर इसके बारे में, या जो हमारे पुराने लोगों ने बनाया मेमोरी डिवाइसेस को या इस तरह के डिवाइसेस को, उसमें 1 बिट का कोई मीनिंग नहीं बताया। हम ये कहा गया कि ये बिट्स जब एक साथ आएंगे, गुच्छे में आएंगे, एक ग्रुप में आएंगे, तभी इनका मीनिंग होगा। तो जो बिट्स का ग्रुप होता है जो कि मीनिंगफुल है वो है 1 बाइट। 1 बाइट कैसे बनता है? जब हम ऐसे 8 बिट्स को मिला देते हैं एक साथ, देखो आप इसमें 8 बिट्स हैं, है ना, इसे हम कहते हैं बाइट। तो जब आप 8 बिट्स को मिला देते हैं तो इस 8 बिट्स के जो ग्रुप बनता है उसे हम क्या कहते हैं? 1 बाइट। और ये 1 बाइट ही मेमोरी का यूनिट है। यानी कि आप जब कभी मेमोरी की बात करोगे तो आप ध्यान रखना बाइट्स की बात होती है, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, जीबी, है ना। उसमें जो बी है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, इसमें जो बी है वो बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब एक और है, 4 बिट्स के ग्रुप को हम निबल भी कहते हैं। ये कई बार पूछा जाता है, 4 बिट्स का जब ग्रुप होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? निबल, ठीक है। बस इतना ही आप समझिए, इससे ज्यादा हमें यहां जानने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए कि बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है और निबल क्या होता है। और हमें इसको स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली मैं बात कर रहा हूं, हमें इस तरह की कुछ डिवाइस की जरूरत पड़ती है जो वोल्टेज को स्टोर कर पाए, वोल्टेज को अपने पास रख पाए। या तो 0 वोल्ट मतलब 0 और 5 वोल्ट मतलब 1 को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। कई डिवाइसेस में उल्टा होता है, ऐसा भी हो सकता है कि +5 से आप 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 0 वोल्ट से 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई डिवाइसेस ऐसा भी यूज करती हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर के पर होता है, वो उनकी अपनी पद्धति है, उसमें कोई रोक नहीं है, ठीक। हमने मेमोरी की डेफिनेशन समझ ली, मेमोरी हम समझ गए कंप्यूटर में बेसिक लेवल पर क्या होता है। अब ये जो बाइट है, उसके बाद जो केबी है, किलोबाइट है, एमबी है, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप इसको वहां से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की। कंप्यूटर में कितने तरह के मेमोरी यूज किए जाते हैं, ठीक है, या मैं इसको कह सकता हूं कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर से यहां जो मीनिंग है वो सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस से, ओनली कंप्यूटर आप नहीं समझे। कंप्यूटिंग डिवाइसेस में या कंप्यूटर में 2 तरह के मेमोरी यूज किए जाते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। इस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लें, यहां पर मैं शॉर्ट में निकालता हूं। प्राइमरी मेमोरी फिर 2 तरह का होता है, एक होता है रैम, एक होता है रोम, ठीक है। रैम भी फिर 2 तरह के होते हैं, एक होता है एस रैम, स्टैटिक रैम, एक होता है डी रैम, डायनेमिक रैम, ठीक है। अब डी रैम भी फिर 2 तरह का होता है, एक होता है ए डी रैम, एक होता है एस डी रैम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रोम बहुत तरह के होते हैं, एक होता है एम रोम या इसको नॉर्मली ROM भी कहा जाता है, दूसरा होता है पी रोम, तीसरा होता है ईपी रोम, इरेजेबल। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। एम रोम का फुल फॉर्म है मास्केबल या मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपी रोम एक होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो जब रोम को मैं यहीं पर खत्म कर देना चाहता हूं, रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है कि आप उसके डेटा को केवल रीड कर पाएंगे, उसमें राइट नहीं कर पाएंगे। एक बार डेटा राइट कर दिया, अब आप उससे केवल डेटा रीड कर रहे हैं बार बार, ठीक है। कंप्यूटर के बूट जो सेक्शन होता है जिसकी हमने चर्चा ऑपरेटिंग सिस्टम में की थी, वो रोम ही होता है, जहां पर डेटा परमानेंटली एक बार राइट कर दिया जाता है। अब बार बार जब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, हर बार वो इसी रोम से डेटा को फेच करता है कि कहां से मुझे स्टार्टिंग कोड लेना है। उसके बाद इसके ये सब टाइप्स हैं। इसमें जो एम रोम है, एम रोम को कहते हैं मास्क जानते हैं आप, उस तरह का मास्क्ड रोम। मास्क रोम कब बनता है, ये इसका क्या मीनिंग है? मास्क रोम बनवाया जाता है मैन्युफैक्चरर से। ये जो कंपनी रोम बना रही है, रोम डिवाइसेस बना होती है, उनको ऑर्डर दिया जाता है, उनको स्पेशल अपनी रिक्वायरमेंट बताई जाती है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मैन्युफैक्चरर उसमें ऑलरेडी वो डेटा
को राइट करके आपको एक रोम दे देता है, आपको एक मेमोरी डिवाइस दे देता है, जो कि वो मैन्युफैक्चरर ही उसमें राइट कर सकता है। आपको दे दिया राइट करके, अब आप केवल उससे रीड कर पाएंगे, उससे और कुछ नहीं होगा। इसे कहते हैं मास्क्ड रोम। उसके बाद एक आता है पी रोम, उसके बाद आया पी रोम। इसमें क्या हुआ कि मैन्युफैक्चरर आपको ब्लैंक रोम दे देगा, आप इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं उसको। प्रोग्राम का मतलब है आप उसमें डेटा अपने आप से राइट कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही बार राइट होगा। आपने एक बार राइट कर दिया, अब केवल वो रीड होगा, अब राइट नहीं हो सकता। तो इसको हमने कहा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब जरूरत पड़ी कि हम डेटा एक ही बार राइट कर रहे हैं, लेकिन हमें बार बार अगर राइट करना हो तो क्या करें, तो उसके लिए बनाया गया ईपी रोम। इसमें क्या होता था, इसका फुल फॉर्म है इरेजेबल, यानी कि पी रोम तो ये है, ये प्रोग्राम तो हो ही सकता है, साथ में इसको इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें डेटा को जो ऑलरेडी रिटर्न है इरेज करने के लिए यूवी रेज की जरूरत पड़ती थी, अल्ट्रा वायलेट रेज की, जो कि एक नॉर्मल काम नहीं था। उसके लिए एक बहुत अलग तरीके का उपकरण चाहिए, फिर उस यूवी रेज के थ्रू इसका डेटा हटाया जाता था, या हमें कहें वॉश आउट किया जाता था, फिर से आप प्रोग्राम कर पाएंगे। तो ये नॉर्मल लोगों के बस की नहीं थी या नहीं अफोर्ड कर पाते थे। तो एक और उसका नया वर्जन आया जिसे हमने कहा डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। इसमें क्या हुआ कि आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से ही अपने रोम के डेटा को वॉश आउट कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, और फिर से आपका रोम जो है प्रोग्रामेबल बन जाएगा, यानी कि फिर से वो क्लीन हो गया, आप उसमें अपना नया डेटा लिख दीजिए। तो ये रोम के सब टाइप्स हैं। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी है जहां पर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। अच्छा, हमने बात नहीं की प्राइमरी की, पहले मैंने रोम की बात कर दी। प्राइमरी को आप समझ लीजिए, प्राइमरी मेमोरी उसको कहते हैं जहां से सीपीयू डायरेक्टली डेटा एक्सेस करे, उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? जहां सीपीयू जिसके बारे में नहीं जानता, सीपीयू को यह नहीं पता कि सेकेंडरी मेमोरी है भी या नहीं, यानी कि जहां तक सीपीयू की पहुंच नहीं है उसे कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि सीपीयू के लिए वो दूसरे स्तर पर आता है। पहले कौन आता है? प्राइमरी मेमोरी। अब जब सीपीयू की पहुंच ही नहीं है तो सेकेंडरी मेमोरी जरूरी क्यों है? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है? इसमें जो डेटा है वो तभी तक स्टोर रहता है जब तक इसमें पावर मिल रहा है। इसको जब तक पावर ऑन है तभी तक इसमें डेटा स्टोर रहेगा। जैसे ही पावर ऑफ हुआ, डेटा इसका पूरी तरह खत्म हो जाता है। इस तरह के मेमोरी को कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल है, ये क्षणिक है, यानी कि पावर के प्रति बहुत संवेदनशील है। पावर गया, इसका डेटा खत्म हो गया। लेकिन आपने देखा है कि अगर आपका डेटा खत्म हो जाए तो फिर आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर से डेटा चाहिए, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई ऐसा डिवाइस चाहिए, ऐसा मेमोरी डिवाइस चाहिए जो कि डेटा को पावर जाने के बाद भी स्टोर करके रख सके। तो ऐसे केस में हमें परमानेंट मेमोरी की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें कौन प्रोवाइड करता है? सेकेंडरी मेमोरी, जो कि अलग रहता है। उसका रैम से कोई लेना देना नहीं होता ज्यादा, लेकिन जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सेकेंडरी मेमोरी के पास सारे डेटा आपके प्रीवियस रहते हैं। यहां से आप डेटा को कहां लाते हैं? रैम में, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में, और आप उस एप्लीकेशन को, उस फाइल को यूज कर सकते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने दो बातें जान ली। सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, ये वोलाटाइल होता है, और ये दो तरह का होता है, एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। ठीक है, अब ये जो रैम है इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस क्यों? क्योंकि ये कितना भी बड़ा हो, आप इसके किसी भी एड्रेस से, कहीं भी, किसी भी लोकेशन से डेटा को फेच करेंगे तो, या फेच करने का मतलब रीड या राइट करेंगे तो उतना ही टाइम लगेगा। यानी कि पहले लोकेशन से डेटा ले रहे हैं या लास्ट लोकेशन से ले रहे हैं या बीच से ले रहे हैं, कहीं से भी आप डेटा रीड राइट करेंगे तो आपको टाइम बराबर लगेगा, इसलिए कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या होता है? ये केवल रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक, बारे में मैंने समझा ही दिया। एस रैम, डी रैम की बात हम करेंगे आगे। ठीक, अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है ना, नॉन वोलाटाइल। ये क्या करता है? ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? आपका हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान दें। मैग्नेटिक टेप है ना, मैग्नेटिक टेप से पहले एक आता था मैग्नेटिक कोर, जिसको कहते थे मैग्नेटिक कोर, है ना। उसके बाद हार्ड डिस्क आया, ये भी मैग्नेटिक ही होता है, मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, इसको HDD भी कहा जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद आजकल चल रहा है SSD। SSD का फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, इसकी बात हम थोड़ी सी और आगे करेंगे।
तो ये आपका क्या है, कंप्यूटर मेमोरी का कैटेगराइजेशन है। प्राइमरी रैम और रोम दो तरह के होते हैं। सेकेंडरी में आप तमाम एग्जांपल्स ले सकते हैं। प्राइमरी आप समझ गए, सेकेंडरी आप समझ गए। अब हम चलते हैं रैम के टाइप्स पर। रैम जैसा कि मैंने बताया दो तरह के होते हैं। एक होता है पहला एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिक रैम। और डी रैम का फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक रैम। नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, मतलब नाम पढ़ने से ऐसा लग रहा होगा ये डायनेमिक है, कुछ इसमें हर समय होता रहता है। ठीक है, देखो आप इसको डायनेमिक क्यों कहते हैं। इसको डायनेमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक सीमॉस ट्रांजिस्टर लगा होता है। सीमॉस कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, सीमॉस को कहते हैं। और प्लस एक लगा होता है कैपेसिटर। पहले एक बिट बनाने के लिए 3 ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर लगता था, लेकिन अब एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर की मदद से एक बिट बनाया जाता है, एक बिट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कैपेसिटर, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वोल्टेज को स्टोर करके हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में, तो डायनेमिक रैम जो है वो उसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसमें क्या करता है, इस कैपेसिटर में हम वोल्टेज को स्टोर करके रखते हैं और इसमें वोल्टेज स्टोर्ड है तो इसका मतलब वहां पर 1 स्टोर्ड है, या कई केसेस में वोल्टेज नहीं है तो 1 है, वोल्टेज है तो 0 है। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, बिट्स को। तो अब ये कैपेसिटर क्या होता है, बाय नेचर क्या होता है, कैपेसिटर में जो चार्ज आप स्टोर करते हो, जो वोल्टेज स्टोर करते हो, वो धीरे धीरे डीके होता है। डीके होने का मतलब कम होने लगता है। कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो धीरे धीरे कम होती है और वो अपना वोल्टेज जो है वो खोने लगता है। तो अगर वो पूरा वोल्टेज खो देगा या एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे खो देगा तो वहां जो डेटा स्टोर था वो गायब हो जाएगा, यानी कि 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है। तो इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है। रिफ्रेश का मतलब क्या है, एक बार पूरे रैम पर, यानी कि पूरे रैम में क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ट्रांजिस्टर्स के साथ लगा हुआ, उसमें एक वोल्टेज का एक करंट, एक लहर चलाना पड़ता है पूरे रैम में। इस लहर चलने से क्या होता है कि पूरे कैपेसिटर फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं। रिफ्रेश मतलब जहां पे वोल्टेज था वो फिर से वोल्टेज बढ़ जाता है। उस टाइम में जितना उसका चार्ज कम हुआ होगा वो पूरी तरह से फिर से ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर था वो डीके नहीं होता और हमारा इंफॉर्मेशन बचा रहता है। यानी कि इसको रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है, रिफ्रेश होने की, रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है। किसको, इस डायनेमिक रैम को। इसी के कारण इसका नाम है डायनेमिक रैम, क्योंकि हर सेकंड में 2 4 बार 5 बार वो अपने अपने रैम की बनावट के हिसाब से 10 बार 20 बार इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। रिफ्रेश का मतलब इसको एक वोल्टेज का लहर देना पड़ता है जिससे कि कैपेसिटर फिर से रिचार्ज हो पाए या अपने आप को रिफ्रेश कर पाए। इस कारण इसका नाम है डायनेमिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम में कैपेसिटर लगा नहीं होता है। स्टैटिक रैम में क्या होता है, वो ये केवल ट्रांजिस्टर से बना होता है और इसकी एक खास इकाई होती है जिसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप्स ट्रांजिस्टर से बने हुए खास तरीके के यूनिट है जो एक बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। अब ये सीक्वेंशियल सर्किट क्या है, ये इसमें हमें जाने की अभी जरूरत नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखो कि अगर इस तरीके का टर्म आए तो आप याद रखें। फ्लिप फ्लॉप्स क्या है, एक तरीके के सीक्वेंशियल सर्किट हैं। एक दूसरे टाइप का सर्किट होता है जिसे कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट होता है जो ये याद रखे, यानी कि जिसका आउटपुट अभी करंट के इनपुट और प्रीवियस आउटपुट दोनों पर डिपेंडेंट हो, ऐसे सर्किट को सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप एक तरीके का सीक्वेंशियल सर्किट है जो कि ट्रांजिस्टर से बनता है और यही फ्लिप फ्लॉप बेसिक यूनिट है किसका, एस रैम का, स्टैटिक रैम का। तो इसमें चूंकि कैपेसिटर नहीं है तो इसको रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती एस रैम को। दूसरी, चूंकि ये पूरी तरह ट्रांजिस्टर से बना होता है और ये सिस्टम के क्लॉक पर काम करता है तो ये डायनेमिक रैम के मुकाबले बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इसके अलावा स्टैटिक रैम के एक बिट को बनाने के लिए बहुत सारे ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने देखा कि यहाँ डायनेमिक में एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर से एक बिट बन रहा था, यहां पर एक फ्लिप फ्लॉप को बनाने में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगते हैं। इस कारण ये बहुत महंगा हो जाता है। कौन, एस रैम, डी रैम के मुकाबले। दूसरी बात, एस रैम में जो डेंसिटी है मेमोरी की वो उतने बड़े, जितने बड़े साइज में आप डायनेमिक रैम लोगे उतने बड़े साइज में एस रैम लोगे तो इसकी साइज उसके तुलना में बहुत ज्यादा कम होगी। 10 गुना 20 गुना इतने कम हो जाएगी एस रैम की साइज, मेमोरी साइज की बात कर रहा हूं। इसलिए एक्सपेंसिव है, मेमोरी डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन ये बहुत फास्ट है। तो चूंकि ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होता है और मेमोरी डेंसिटी इसकी बहुत कम है, इस कारण एस रैम की जगह हम रैम में किसका, रैम की जगह
रैम बनाने के लिए हम डी रैम का प्रयोग करते हैं। किसका? डी रैम का। अब ये डी रैम में भी एक होता है एस डी रैम, तो ध्यान रखना आप, आजकल एस डी रैम ही ज्यादा यूज हो रहा है, एस डी रैम ही यूज हो रहा है, लेकिन ये एस डी रैम से इस एस रैम को कंपैरिजन न करें, एस रैम बिल्कुल अलग है ना। एस डी रैम का फुल फॉर्म है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, है ना। सिंक्रोनस क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये अपने आप को या अपनी मेमोरी डिवाइस को सिंक्रोनाइज कर लेता है। किसके साथ? सिस्टम के क्लॉक के साथ। सिस्टम क्लॉक मतलब सीपीयू, जितने सीपीयू का जो क्लॉक चलता है उसके अंदर एक टाइमिंग चल रही होती है सीपीयू के अंदर या मदरबोर्ड के अंदर, उसके टाइमिंग के साथ अपने आप को ये मैच कर लेता है, जिससे कि इसकी स्पीड बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। उसके अलावा सिंक्रोनस का मतलब क्या है? इसके अलावा ये क्या करता है कि अगर एक ब्लॉक इस एस डी रैम का एक ब्लॉक डेटा ट्रांसफर कर रहा है, उतने समय में ये दूसरे ब्लॉक से दूसरा काम ले सकता है। यानी कि हो सकता है यहां रीडिंग चल रही हो, अगर यहां से राइटिंग हो रही है, यहां राइटिंग हो रही है तो दूसरे जगह से रीडिंग चल रही हो, ऐसा ब्लॉक्स, डिफरेंट ब्लॉक्स पर ये एक साथ मल्टीपल ऑपरेशंस कर पाता है एस डी रैम, इसलिए एस डी रैम का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब डी रैम में क्या होता था? पहले आता था सिंगल चैनल। सिंगल चैनल का मतलब है कि एक सिंगल रेट होता था डेटा ट्रांसफर का। उसके बाद आने लगा क्या? डीडीआर रैम्स। डीडीआर का मतलब क्या है? डुअल डेटा रेट। डुअल डेटा रेट, आप बस इसके फुल फॉर्म को जानो, क्योंकि इससे ज्यादा अगर डुअल डेटा रेट का एक्चुअली मतलब क्या है समझाने जाऊंगा तो ये जो विषय है ये आसान ना होकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर आपको इस डुअल डेटा रेट और मेमोरी और क्लॉक्स के बारे में, जो अभी मैंने सीक्वेंशियल सर्किट और क्लॉक्स की बातें की, इसके बारे में और ज्यादा जानना हो तो आप मुझे कमेंट करें, उस पर मुझे एक डिटेल वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी और मैं बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो को सरल रखने के लिए बस मैंने वो टर्म्स बोल इसलिए दिया कि अगर कभी एग्जाम में आए, कहीं टकराए तो आप उससे कंफ्यूज ना हो, है ना। तो डुअल डेटा रेट का मतलब क्या है कि जो पहले नॉर्मल बिना डीडीआर वाले जो डायनेमिक रैम, नॉर्मल डी रैम होते थे, वो क्या करते थे, उनकी स्पीड सिंगल होती थी। मान के चलो कि एक बार में वो 1 सेकेंड में वो अगर 1 बिट डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो डुअल डेटा रेट में क्या होगा कि 1 सेकेंड में वो 2 बिट डबल डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे, है ना। ये एक मोटा मोटी आप समझ सकते हैं, डुअल डेटा रेट, दुगुना। अब डुअल डेटा रेट यानी कि डीडीआर के भी तमाम वर्जन्स आने लगे, जैसे DDR2, पहला DDR1 आया था, DDR मतलब DDR1, फिर DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 अभी चल रहा है। तो इन DDR2, 3, 4, 5 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। क्या फर्क होता है? इनके वोल्टेज, पावर जो मैनेजमेंट है वो और ज्यादा इफिशिएंट होता जाता है। जैसे जो DDR था वो 5 वोल्ट पर काम करता था, फिर 3.7 वोल्ट पे DDR2 काम करने लगा, फिर 2.5 वोल्ट पर काम करने लगा, फिर अब इसकी कोशिश है कि ये 1.5 वोल्ट पर काम करे, तो पावर इफिशियंसी बढ़ गई DDR के जो जनरेशन हैं 3, 4 बढ़ने में। उसके अलावा इसका क्लॉक साइज, क्लॉक जो टाइमिंग है, क्लॉक रेट वो बढ़ गया। यानी कि पहले आप देखोगे जब डी रैम खरीदने जाओगे तो आपको मिलेगा 2200 मेगा हर्ट्ज, फिर 3300, फिर 4400, इस तरह से 5500, इस तरह से उसके क्लॉक रेट्स की जो टाइमिंग है वो बढ़ गई। तो उसका क्या हुआ? डेटा एक्सेस का टाइम बढ़ गया, कम समय लगेगा वहां से डेटा को लेने देने में। तो ये DDR2, 3, 4 में इंप्रूवाइजेशंस होते गए। बस इतना ही है DDR2, DDR3 का, इससे ज्यादा कोई बहुत मतलब नहीं है। बट हाँ, पावर इंप्रूवमेंट हुआ, स्पीड इंप्रूवमेंट हुआ, इसलिए हम लेटेस्ट जनरेशन के रैम्स को प्रयोग करने की कोशिश करते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी आती है तो थोड़ी महंगी भी होती है, तो कोशिश हमारी रहती है कि हम लेटेस्ट डी रैम को यूज करें। ठीक है, तो रैम, एस रैम, डी रैम, रैम के पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे यहां से। तो हमने रैम की बात कर ली, रैम को समझ लिया, रोम को भी समझ लिया, रोम को मैंने पहले ही समझा दिया। अब हम बात करते हैं ये कैश मेमोरी की। ये कौन सा थर्ड टाइप का मेमोरी है? कैश क्या होता है? देखो आप इसको ऐसे समझो कि हमने पिछले क्लास में और पिछले सभी क्लासेस में हमने अभी तक ये समझ लिया कि कोई भी हमारा प्रोग्राम है, कोई भी एप्लीकेशन है, जब वो रन करते हैं, हम एग्जीक्यूट होता है, तब वो प्रोसेस में बदलता है। फिर वो प्रोसेस कहाँ जाता है? रेडी क्यू के थ्रू सीपीयू में। जब सीपीयू को वो प्रोसेस मिलता है तो वहां के उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते समय सीपीयू को चाहिए डेटा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कराने के लिए। और जैसे अगर आपने कोई MP3 प्लेयर को ऑन किया अपने कंप्यूटर में तो उसको सॉन्ग चाहिए, तो वो सॉन्ग कहीं ना कहीं रखा होगा, तो वो एक्सेस मांगता है, कौन? सीपीयू। तो और हमें ये भी पता है कि सीपीयू
के लिए मेमोरी कौन है? प्राइमरी मेमोरी। वो केवल प्राइमरी मेमोरी को जानता है। तो क्या करता है, मान लीजिए आपका ये CPU है और इसको कोई डेटा चाहिए और यहां पर रैम है आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि DRAM है, ठीक। तो अब मान लीजिए इसको कोई डेटा की जरूरत पड़ी किसी भी प्रोसेस को रन करने के लिए, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये सीधे जाएगा कहां? रैम के पास। और रैम में ऐसे स्लॉट्स बने हुए जहां डेटा रखा हुआ है। फिर रैम इसको ये डेटा देगा, ये डेटा आएगा CPU के पास, एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। फिर इसको दूसरा डेटा चाहिए, फिर से जाएगा रैम के पास, फिर ऐसे डेटा का ट्रांसफर होता रहता है। अब आप ऐसा समझो कि CPU एक प्रोग्राम को रन कर रहा है जिसमें एक ही डेटा इसको बार बार चाहिए। मान लो आप ये 1000 डेटा मांग रहा है CPU रैम से, 1000, उसमें से 300 डेटा ऐसे हैं, टोटल 1000 डेटा इसको चाहिए CPU को, उसमें से 300 डेटा ऐसे हैं जो बार बार मांग रहा है CPU, यही 300 बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम ये 300 देखो, और हमें यह भी पता है कि CPU का स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है, इसकी जो क्लॉक रेट होती है वो बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत ही ज्यादा। एक सेकंड में लगभग ये 10 बिलियंस 100 बिलियंस इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है, लेकिन रैम इतना फास्ट नहीं होता। तो जब CPU को डेटा चाहिए तो रैम के पास जा रहा है, तो रैम के पास इसको रिक्वेस्ट भेजने में फिर रैम अपने मेमोरी में से उस डेटा को निकाल कर और फिर CPU तक आने में जो टाइम लग रहा है वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि CPU इतने देर में कई काम कर सकता था। तो हमें क्या करना है, ये ट्रांसफर का टाइम घटाना है। अब आप देखो यहां पर कि 1000 डेटा हम बहुत ज्यादा नहीं घटा सकते, क्योंकि डेटा तो हमें रैम से ही लेना है ना। लेकिन आप अगर इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल को कंसीडर करें एक छोटा सा, तो आप देखेंगे कि 1000 डेटा में से ये 300 डेटा बार बार रिपीट हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 300 डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम इस रैम के पहले कहीं यहां रख दें। तो क्या करे CPU, बाकी के 700 लेने की जरूर जाए रैम के पास, बट ये वाला जो 300 है वो इसको यहीं से मिल जाए। तो क्या होगा, मान लो इसको 10 नैनो सेकेंड लग रहे थे यहां तक लेने में, और यहां से लेने में इसको 1 नैनो सेकेंड ही ले रहे हैं, तो आप देखो 9 नैनो सेकेंड की बचत हो गई। तो ये जो छोटा मेमोरी, ये स्मॉल है, रैम से स्मॉलर मेमोरी है, लेकिन ये रैम से बहुत ज्यादा फास्ट है। रैम फास्ट का मतलब क्या है कि इसमें जो मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने का जो टाइम है वो बहुत कम लगता है, किसमें? इस वाले मेमोरी में, है ना। तो आप देख रहे हैं कि इससे हमारे CPU का टाइम बहुत ज्यादा बच रहा है ना। इसी को कहते हैं कैश मेमोरी। क्या कहते हैं? कैश। कैश का मीनिंग ही होता है मेमोरी, किसी चीज को स्टोर रखना। तो एक बफर टाइप का मेमोरी होता है कि रैम से जब CPU डेटा मांगने गया तो क्या करेगा, ये पहले कैश में, CPU को जाने के पहले ये कैश में भी वो डेटा, मतलब उसके साथ साथ कैश में भी वो डेटा स्टोर हो गया। मान लीजिए 300 डेटा कैश में भी स्टोर हो गया। अब CPU जब एक्सेस करने जाएगा रैम को, तो CPU देखेगा कि ये यहीं पर अवेलेबल है, तो ये यहीं से ले लेगा। 1 नैनो सेकंड में काम हो गया, जबकि ये यहां नहीं होता तो कहां जाना पड़ता? रैम में, जिसमें लग रहा था उसको 10 नैनो सेकंड। तो ये जो कैश मेमोरी है किसके बने होते हैं? SRAM के, स्टैटिक रैम, आपको याद होगा स्टैटिक रैम, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए छोटे साइज में होते हैं। इतने को हम एफोर्ड कर सकते हैं। छोटा एक मेमोरी हम यहां लगा देते हैं SRAM का, जो कि बहुत फास्ट होता है, साइज में छोटा होता है, लेकिन हमें बफर की तरह काम करता है, और जो बार बार रिपीटेटिव हमारे डेटा हैं जिसको CPU एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उसको ये यहीं से दे देता है। तो अब इसका मतलब हुआ कि CPU क्या करेगा, पहले CPU नहीं, एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है, इसीलिए हम इसको किसके अंदर पढ़ रहे हैं? मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब CPU को रिक्वेस्ट भेजता है तो सबसे पहले ये कहां जाता है? ये कैश में चेक कर लेता है कि क्या ये कैश में है डेटा। अगर कैश में है तो ये यहीं से इसको ट्रांसफर कर देगा, अगर नहीं है तब ये रैम के पास जाएगा और रैम से डेटा लेकर फिर कहां लेकर आएगा? CPU के पास। तो और जब रैम से कोई डेटा लेकर यहां पर आएगा तो ये उस CPU को देने के साथ साथ यहां कैश में भी रख देगा, ताकि जब CPU नेक्स्ट वो डेटा मांगे तो इस कैश से ही इसको दिया जा सके। ठीक है। और जो पुराने डेटा होते जाएंगे, जो बहुत देर से CPU ने एक्सेस नहीं किया है, उसको हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते जाते हैं, नए डेटा को यहां पर भरते जाते हैं, जिसको CPU मांग रहा है। जिसको CPU अभी अभी एक्सेस किया है, तो ये उम्मीद रहती है कि इसको फ्यूचर में CPU इसको फिर से एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो मोस्ट रिसेंटली जो डेटा CPU एक्सेस करता है, उसी को हम लाकर कैश में रिप्लेस करते रहते हैं पुराने वाले से। तो कैश में हमेशा ताजा डेटा रहता है, नया डेटा रहता है, जिसको CPU ने एक्सेस किया है। तो फ्यूचर में CPU को उसी डेटा को एक्सेस करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, इसलिए CPU ज्यादा टाइम बचा पाता
है, मतलब हम सीपीयू का ज़्यादा टाइम बचा पाते हैं कैश की मदद से। कैश किसका बना होता है? एस रैम का। बात समझ में आई यहाँ तक?